हाँ भाई, जैसे गैस मॉलिक्यूल है, मान लीजिए एक चैम्बर है, इस चैम्बर में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सर हाँ सर, अपन के बेटा को जनरली मतलब Z-7 कंसिडर करेंगे ना? बट ये देखो, आप कभी मान लो कोई चैम्बर है, उसमें गैस मॉलिक्यूल है N0 और इसका टेम्परेचर T है, और मान लीजिए ये गैस जो है, ये कोई सी भी गैस है, तो इस टेम्परेचर T पर जो गैस मॉलिक्यूल होंगे या गैस एटम्स होंगे वो एक्साइटेड स्टेट में होंगे या नहीं, या किस फ्रैक्शन में होंगे, तो मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, उसने कहा ln n/n0 इज इक्वल टू -kT E अपॉन -kT, या n/n0, n इज इक्वल टू n0 E की पावर एक्सपोनेंशियल की पावर, इसको डेल्टा ई मान लो, डेल्टा ई अपॉन kT। ये मैक्सवेल का वो लॉ है जिसमें उसने कहा कौन आया? हेलो हेलो, अभी कौन आया, नाम बताओ। समृद्धि? सर समृद्धि। हाँ, इसको जरा नव्या को भी कहो, मुझे तुम लोगों से थोड़ी बात भी करनी है, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं ठीक 10:25 पर मीटिंग लगा देता हूँ, उसके बाद मैं वेट करता हूँ। अभी सब लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, मतलब 10:45 के बाद ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ये खैर मैं बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। इसमें N0 है टोटल नंबर, N0 जो है टोटल नंबर। एक सवाल आया था एक्चुअली दीदी में, इसलिए बता रहा हूँ। मान लीजिए कोई चैम्बर है, उस चैम्बर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स N0 है और उस चैम्बर का टेम्परेचर T है, तो मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन से उसका जो एक्सप्रेशन आया था, हालांकि डेरिवेशन इज नॉट इन योर कोर्स, तो ln n/n0 यानी नंबर ऑफ एटम्स जो कि डेल्टा ई एनर्जी रखते हैं, और टेम्परेचर उसका चैम्बर का T है और N0 इज टोटल नंबर, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, ln को हटा दो तो एक्सपोनेंशियल चढ़ जाएगा, तो ये हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे जिनकी एनर्जी इस लेवल पर होगी। समझ में आया? समझ में आया? और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ध्यान रखना, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक सवाल उसमें आया था, इसलिए मुझे बताना पड़ा। आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट सर प्रोबेबल। कैन यू प्लीज रिपीट? एक्चुअली आपकी आवाज कट रही थी उस समय। हाँ, मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन से आपने शायद एक ग्राफ पढ़ा होगा, ये इस तरह का ग्राफ आया था, ये पढ़ा है ना? हाँ सर। क्यों भाई, पढ़ा है ना? सबने पढ़ा है ये? चलिए, तो एक होती है VRMS, एक होती है मोस्ट प्रोबेबल, और एक होती है V एवरेज। तो जनरली उसने जो एवरेज स्पीड करी, एवरेज स्पीड से उसने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट। अब उसने ये कहा क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन गैस है जो रूम टेम्परेचर पर है, तो उसमें जो एक्साइटेड स्टेट में एटम होंगे उनका फ्रैक्शन क्या होगा। सुनिएगा, जनरली रूम टेम्परेचर को 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 300 केल्विन मान लेते हैं, और आपको मालूम है कि एक्साइटेड स्टेट में जो एनर्जी चाहिए डेल्टा ई, वो आपको चाहिए, डेल्टा ई जो आपको चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और के की वैल्यू मालूम होगी शायद आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, कितनी होती है? 1.38। कितनी होती है याद नहीं मुझे। सर R by 1.38 NA 1.38 इंटू 10 की पावर R बाई एन होता ना। यस सर। R का मतलब है 8.31,
और Na का मतलब है 6 कितना होता एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 की पावर 23 6.02 6.022 into 10 की पावर 23 23 10 की पावर 23 यानी करीब आता है 1.38 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा, ये करीब है ना, क्यों भाई? आर माइनस बाई एन ए, 23। अरे आर बाई एन ए है ना ये, हाँ सर, के की 1.38 इंटू 10 की पावर 23 तो हो जाएगा, क्यों भाई? नहीं हो जाएगा क्या? मुझे याद नहीं है वैल्यू, सर आप कर लेना। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर प्लस 23 आएगा। हाँ सॉरी, प्लस आएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा ई को आपको जूल्स में लेना पड़ेगा और टेम्परेचर को आपको केल्विन में लेना पड़ेगा। तो उसने ये कहा, ये जो माइनस डेल्टा ई वैल्यू रखोगे, जब माइनस डेल्टा ई अपॉन के टी, इसकी जब वैल्यू रखी आपने, तो ये आई करीब 400। कितनी आई, कितनी आई भाई? -400। अब -400 आई यानी n अपॉन एन नॉट, इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर 400 हो गया। अब ई जो है एक्सपोनेंशियल है, इसकी वैल्यू कितनी होती? 2.67 होती, कितनी होती? एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी होती? ई की 2.718। 2.718, तो अप्रोक्सीमेट ये जीरो आ जाएगा। 2.718 होल की पावर 400, तो अप्रोक्सीमेट ये इंफिनिटी हो गया, तो एन अपॉन एन नॉट की वैल्यू जीरो हो गई। इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स विच आर इन एक्साइटेड स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट रीजन इज इक्वल टू जीरो, यानी नो एटम्स विल प्रेजेंट एट रूम टेम्परेचर इन एक्साइटेड स्टेट। ये क्वेश्चन आया था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, मैंने देखा। तो इसमें मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगेगा। क्या लगेगा, क्या लगेगा भाई? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और सर मैक्सवेल, यहाँ एन नॉट क्या पर है? एन नॉट है टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन दैट प्रेजेंट रीजन, और एन अपॉन एन नॉट इज द फ्रैक्शन ऑफ एक्साइटेड एट नंबर ऑफ एटम्स। और सुनो, वो एटम्स कैसे मूव कर रहे होंगे? रैंडमली मूव कर रहे होंगे, कोलिजन अकर हो रहा होगा, लेकिन उस समय कोई भी एटम जो होगा एक्साइटेड स्टेट में नहीं होगा। क्लियर है? क्वेश्चन है डीपीपी में, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है? अरे भाई ठीक यस है। सर। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजें और पूछी गई है उसके अंदर, कि कभी कभी उन्होंने एनर्जी को रिडबर्ग में पूछ लिया है। एनर्जी को किसमें पूछ लिया है? रिडबर्ग में। रेडबर्ग। थोड़ा ध्यान दें, एनर्जी इन रिडबर्ग, आर एच सी की वैल्यू है 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और एच है प्लैंक कांस्टेंट और सी है स्पीड ऑफ लाइट। सी क्या है? स्पीड ऑफ यस लाइट। सर। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो वन रिडबर्ग इस वाली एनर्जी को 1.6 इंटू समथिंग, तो आर की वैल्यू जो है, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और सी है 3 इंटू 10 की पावर 8। जरा सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर -26 आएगा भाई, -26। ये एच सर इंटू सी की वैल्यू, एच इंटू सी की वैल्यू आ गई है, हाँ सर। ठीक है? एच इंटू सी की वैल्यू इतनी आ गई। अब अगर मुझे इसको, ये 13.6 को, आवाज आ रही है मेरी? अगर इसको मुझे रेडबर्ग में चेंज करना है, तो लिखिएगा 1 रेडबर्ग कितना होता है? 1 रेडबर्ग कितना होता है? कुछ बताया था मैंने 1 रेडबर्ग को? यस सर। 1.09 into 10 की पावर 7 1.09677 मीटर इनवर्स। हाँ, तो एक उसमें सवाल है, रेडबर्ग में आंसर पूछा गया है उसमें, है ना, सर वो ठीक है? आरसीएच तो उसके बराबर हो जाएगा ना, 2.18 into 10 की पावर -18 जूल। हाँ, डायरेक्ट
डायरेक्ट आप आए चाहे तो इसको लिखेंगे ना, जब 1.6 इंटू 13.6 इंटू 10 की पावर -19 करेंगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, ये कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर -18 जूल। ये आ जाएगा 18 जूल, -18 जूल, ये सीधा आ जाता है। तो ध्यान रखो एक चीज कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी दी है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर रेडबर्ग में चेंज करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है और हमें रेडबर्ग में चेंज करना है तो उसको जूल में बदल लो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कर दो और डिवाइड बाई, ये जूल में आ गई, और कितने रेडबर्ग है, दैट इज 2.2 इंटू 10 की पावर -18 से डिवाइड कर दो, ये एनर्जी आ जाएगी रेडबर्ग, इसमें आ जाएगी ये एनर्जी। रेडबर्ग। ध्यान रखिएगा, अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और क्वेश्चन में ये आ गया कि फाइंड द एनर्जी इन रेडबर्ग, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट करो जूल में, और ये वाली जो एनर्जी है इसको, अब हमें रेडबर्ग में आंसर चाहिए ना, तो कितने रेडबर्ग है ये, तो इसको 2.2 इंटू 10 की पावर -18 इससे डिवाइड करो, ये आंसर आएगा रेडबर्ग। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि रेडबर्ग में यस भी सर। कोई यूनिट, याद रखना इस चीज को। अच्छा, कुछ चीजें और देखो, आज मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। एक बात ध्यान रखें कि अगर मान लीजिए आपके पास एक मीडियम है और यहां से एक्सरेज इस पर इंसिडेंट हुई, एक्सरेज की इंटेंसिटी आई नॉट है, और जब ये इसको पेनेट्रेट करके जाएगी तो कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो जब मान लीजिए एक्स पोजीशन पर पहुंचे आप, तो इंटेंसिटी ऑफ एक्सरेज आई बची, तो एक रिलेशन दिया गया है, इसका प्रूफ भी नहीं है, आई इज इक्वल टू आई नॉट e की पावर -mt माइनस म्यू एक्स। ठीक है भाई, म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाता म्यू, क्या यस कहलाता सर, म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? इसको लिखिएगा, अगर हम ग्राफ बनाएं तो आई नॉट इंटेंसिटी थी जब एक्स बराबर 0 था, ये एक्सपोनेंशियल इस तरह कम होगा, इंटेंसिटी आई नॉट विल रिड्यूस बाय दिस। क्लियर है? अब ये म्यू जो है, सर ये आया कैसे? ये प्रूफ का नहीं है, इसमें प्रूफ नहीं है, समझ में आया? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा क्यूब के, या म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का क्यूब। सीधी बात है, लैम्डा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू किसके किसके प्रोपोर्शनल है भाई, म्यू किसके प्रोपोर्शनल होगा? हेलो, 1 आवाज आ रही बाय है ना? एफ क्यूब। क्लियर सो है? एक्स क्या है? एक्स का मतलब है जब वो एक्स पोजीशन तक पहुंचा, स्टार्टिंग जैसे इसने इस मीडियम में पेनेट्रेट किया और एक्स पोजीशन पे पहुंचा, तो इंटेंसिटी ये बची, यानी कितना पार्ट इंटेंसिटी का एब्जॉर्ब कर लिया गया, आई नॉट माइनस आई। नहीं समझ में आया? सर आई ये यस नॉट, आई 1 नॉट बाय इज द एफ क्यूब कैसे आया? intensity and mu is the coefficient of absorption and x is the position where we are finding the intensity of the incident x rays। ठीक है, क्लियर है? सर ये कैसे आया, ये म्यू इज इक्वल टू लैम्डा की पावर 3? अरे ये एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल है भाई, इसमें कोई नहीं सर, फॉर्मूले, नीचे जो अपन ने लिखा। अरे ये लैम्डा जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखा जाता है दैट डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी म्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z की पावर 4 होता है, यानी जिस मीडियम में वो जा रहा है उसके एटॉमिक नंबर की पावर 4 है, लैम्डे के क्यूब है, और म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का क्यूब है, क्योंकि लैम्डा और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कि नहीं होते? यस सर। सर ये म्यू और जेड वाला तो उसमें पूछा भी था डीपीपी में। हाँ, तभी क्लियर है, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा इंटेंसिटी ऑफ द एक्स रेज, और म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और म्यू की यूनिट होगी 1/मीटर। म्यू की यूनिट क्या होगी? 1/मीटर, क्योंकि एक्स की यूनिट होगी मीटर, तो म्यू की यूनिट होगी, म्यू की यूनिट,
क्योंकि म्यू एक्स जो है और भी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, केवल इन्हीं फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अरे क्लियर है भाई? अब जैसे क्वेश्चन Yes, आ sir. जाए, अब ये से क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द इंटेंसिटी। अब हमें अगर मान लीजिए दो मीडियम दिए हैं जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और सेम वेवलेंथ या सेम फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज इंसिडेंट होती है सेम इंटेंसिटी की, तो एक्स दोनों में सेम है, तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी आफ्टर ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस? तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं आप? कर सकते हैं कि Yes, नहीं? sir. तो इसको याद करिएगा, इसको लिखिए। यस सर। नव्या को फोन किया था आपने? सर नहीं उठाया। ठीक है, सर आपने उस दिन के नोट्स नहीं भेजे? अरे भैया अभी इन लोगों ने भेजे नहीं है, कौन से दिन किया मुझे याद थोड़ी है। अरे वीडियो लेक्चर देख लो ना यार, मेरे सारे तो पढ़े हैं उसमें, सारे पढ़े हैं उसमें। अच्छा ठीक है सर। ना? ये वीडियो लेक्चर मैंने इसलिए डाले हैं आप लोगों के लिए, ये आप लोग देख सकते हैं। चलिए, यस सर। कल हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 13 कितने कितने कर लिए थे कल? क्वेश्चन कितने हो गए थे भी? 13? सर 12 से स्टार्ट कर रहा था अपन को, 12 से रिज्यूम करना था। अरे 12 तो हो गया था। नहीं सर, 12 अपन ने नहीं किया था। चलिए, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स विद द बोर्स एटॉमिक मॉडल? तो बता दिया था, इट वायलेट द हाइजेनबर्ग, ये तो मैंने खुद ही बता दिया। इट प्रोवाइड्स एन इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी सही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये थर्ड वाला पॉइंट देखो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बिल्कुल करेक्ट है। यानी हम बोर्स मॉडल को लेके कोई हम रेफरेंस लाइन नहीं ले सकते कि दूसरे एटम की एनर्जी उस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर पाए, क्योंकि ये केवल हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए है। इट स्टैंड्स ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, therefore we cannot take a reference line according to Bohr's model कि सारे एटम को उन, मान लो आपने हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट पर एनर्जी 0 मान ली और उस एनर्जी लेवल के बेसिस पर आप दूसरे एटम्स की एनर्जी को डिफाइन कर पाए। बात समझ में आई? क्लियर है? अरे आया कि नहीं? और ये तो सही है, इट डज नॉट प्रेडिक्ट द स्पेक्ट्रम ऑफ लार्जर एटम, लार्जर एटम के लिए इसका पोस्टुलेट फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना? सर Yes, लार्ज sir. एटम की क्यों नहीं? क्या सर लार्जर एटम लार्जर नंबर ऑफ एटम से बोल रहा है वो, या फिर साइज? लार्जर एटम का मतलब ही है जिनमें जो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, जो हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है, जो एटम बड़े हैं, यानी जिनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया है। बात समझे आप? जिनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट आ गया है, जो लार्जर एटम होंगे, जो लार्जर एटम होंगे उनमें स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। 13 देखिए, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड अ स्टेशनरी न्यूक्लियस if 47.2 electron volt is required to excite the electron from the second orbit to the third orbit. Assume the model is Bohr's atomic model, then mark the correct option. ठीक है? हेलो? हाँ सर, ये भी हो गया था। अरे बाकी लोगों से पूछना तो मुझे, जिनका हो गया है वो नहीं बोले, और जिनका नहीं हुआ है वो बोले कराना है यस कि सर नहीं। हो गया। हो गया? चलिए, हो गया ना? अब 14 देखिए, दैट पोटेंशियल, हो गया था ना, लेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0, ये तो मैंने कराया था 14। अगर मैंने बोर्स की फर्स्ट यस ऑर्बिट सर। में पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, तो बोर्स की फर्स्ट ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और टोटल एनर्जी में जो डिफरेंस आएगा सेकंड ऑर्बिट में वो 10.2 का होगा। इस तरह आप आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये तो पूरा मैंने चार्ट बनवाया था, याद करो। यस यस सर। सर। अच्छा, 15 वाला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन का मास और हाइड्रोजन एटम के मास को आप बराबर मान लेते हैं एट रेस्ट इन ग्राउंड स्टेट एंड इट फ्री टू मूव, देन मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सीधी बात है, अगर इसकी एनर्जी 20.4 से कम है,
अगर 20.4 से कम है, एक्चुअली इस हाइड्रोजन एटम को मिनिमम एनर्जी जो चाहिए कम से कम 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की चाहिए। ये मिनिमम एनर्जी है, तब ये एक्साइट होगा हाइड्रोजन एटम। अब ये जो न्यूट्रॉन आ रहा है इससे कोलाइड करे और इसकी एनर्जी अगर 20.4 से कम है, 20.4 से कम है और दोनों के मास बराबर हैं, तो ये मैक्सिमम एनर्जी का कितना ट्रांसफर करेगा? ध्यान रखो, इसका भी मास m है और इसका भी मास m है, तो परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन में जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर इसकी वेलोसिटी v है और दोनों जब कंबाइंड होकर चलने लगे न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन एटम, तो क्या इनकी वेलोसिटी v/2 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर इसकी Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी k है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी k/2 है, क्योंकि टोटल मास है 2m। हाँ समझ सर। में आया? अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुई, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो 0 होगी, और अगर मैक्सिमम है तो k माइनस k/2 यानी k/2 होगी। अगर ये 0 है और k/2 की वैल्यू जो है मिनिमम 10.2 होनी चाहिए। अगर 10.2 से कम है तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी नो एनर्जी विल गेट एब्जॉर्ब। पहला वाला पार्ट है कि अगर k लेस देन 20.4 है तो ये कितनी एनर्जी सप्लाई करेगा इसको? 10.2 से कम, और 10.2 से कम है तो ये एटम तो कभी एक्साइटेड स्टेट में आ ही नहीं सकता। इसका मतलब कोलिजन का टाइप कैसा होगा? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो पहला पार्ट Yes, सही है। sir. और k ग्रेटर देन 20.4 कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर मान लीजिए उसकी एनर्जी 20.4 से ज्यादा है तो कोलिजन में बी इलास्टिक, मे बी इनलास्टिक, लेकिन इसने लिख दिया दूसरे वर्ड में रेस्ट्रिक्शन, कोलिजन इज परफेक्टली इनलास्टिक, तो ये गलत है। वो Yes, ध्यान sir. रखना, एनर्जी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। तीसरा पार्ट है 20.4, ये तब भी पॉसिबल नहीं है। 20.4 कोलिजन में बी इलास्टिक और मे बी परफेक्टली इनलास्टिक, ये वाला पॉसिबल है। अगर 20.4 है, ग्रेटर देन 20.4 है, ग्रेटर देन 20.4 है, ध्यान से सुनना, अगर 20.4 के बराबर है और इसने अगर पूरी की पूरी एनर्जी इन दोनों में स्टोर हो गई, इन दोनों में क्या हो गई? हेलो हेलो, तो मैक्सिमम लॉस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। कितने का है अभी? अरे कितने का है? 10.2. 10.2 10.2 का है, ध्यान से सुनिएगा। और निश्चित सी बात है कि 10.2 अकेला ये तो शेयर करेगा नहीं, इसको भी मिलेगी। ये 10.2 जो है टोटल लॉस है काइनेटिक एनर्जी का। क्या है ये? टोटल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। मान लो 10.2 अगर टोटल, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर दूसरा लास्ट वाले पार्ट में देखो 24.18, 24.18 में या तो लॉस 0 का होगा या मैक्सिमम लॉस 12.09 का होगा। क्यों भाई, आधा कर लो। सर नहीं इनके समझे? बीच का भी हो सकता है ना? हाँ हाँ, तो 0 या 12.09, अब बीच में 10.2 भी हो सकता है अभी, कि नहीं हो सकता? Yes, sir. 10.2 का Yes. भी हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज मोर एप्रोप्रिएट। 24.18 है तो कोलिजन में बी इलास्टिक, मे बी इनलास्टिक और परफेक्टली इनलास्टिक। बिल्कुल सही, क्योंकि अगर 24.18 है तो ये इतनी एनर्जी लॉस कर सकता है, 10.2 भी लॉस कर सकता है या बिल्कुल लॉस नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब है, Yes, sir. हाँ तो ये 16 वाला हो गया। 16 वाला जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, आज खत्म करना है इसे किसी भी कंडीशन, जल्दी बोलो। हेलो, 16 वाला हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर। सब लोग बोलेंगे, चैट बॉक्स में लिख दो शिवानी अगर तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही तो। हाँ, श्रुति हुआ 16? हुआ कि नहीं? हाँ. हो गया, आगे बढ़े। 17 का मैचिंग, 17 का मैचिंग। अरे रिप्लाई करो, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। 17 की मैचिंग हो गई? नहीं सर.
नहीं हुई? यस सर। चलिए 17 की मैचिंग देख लीजिए। 17 की मैचिंग है, चार्ट दिया हुआ है, मैग्नेटिक मूवमेंट है और एन के टर्म्स में आंसर है। तो मैंने बताया था मैग्नेटिक मूवमेंट को, मैंने क्या बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, मैंने सब बताया था। मैग्नेटिक मूवमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, और आई है मैग्नेटिक मूवमेंट एनआई सर होता है ना। 17 नहीं था, वो 19 था, गलती से बोल दिया। अच्छा, ये तो हो गया होगा ना, ये वाला तो। हाँ सर। ये तो डायरेक्ट आप मैच कर दो, मैंने सारे सारे रिजल्ट बता रखे हैं इसके, आप देख लो एन के साथ कैसे मैच कर रहे हो। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ सर। यस सर। हाँ चलिए, चलिए 19th क्वेश्चन। in a mu meson a particle with charge equal to charge of electron and mass 208 times। देखिएगा, जो चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, लेकिन उस पार्टिकल का जो मास है वो 208 टाइम्स सर बीच में दैट ऑफ 18 छोड़ दिया अपन ने। तो उन्होंने कहा ना हो गया होगा, तभी तो मैंने आगे बढ़ गया। चलो मैं बता दूंगा। एंड अ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज 3, यानी Z बराबर 3 है, Z बराबर 3 है। एज्यूमिंग अ स्टैटिक न्यूक्लियस इफ nth स्टेट द रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम एज बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट। यानी इसने ये कहा है कि जो nth ऑर्बिट है इस तरह की रेडियस की, वो बोर की फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर है, बोर की फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर है हाइड्रोजन एटम के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब तुम जानते हो कि रेडियस जो होती है, जो रेडियस होती है, अब ध्यान रखो, ये जो मास है, ये जो मास है वो मास किसके किसके बराबर है, जल्दी बोलो, मास किसके बराबर है, अरे रिप्लाई करो भाई। मास, अब मैंने कोई बताया था 208 आपको, टाइम्स द मास ऑफ। हाँ सर। कुछ मास कंसेप्ट बताया था मैंने कि नहीं बताया था, ये तो यस सर, सर हो गया था। और लोगों से पूछ लो, मुझे हुआ था कि नहीं। सर नहीं हो पाया था ये। हाँ नहीं, एक्चुअली तुम्हें फॉर्मूले याद है, कुछ फॉर्मूले याद है कि नहीं है। आर एन जो होता है है तो रेडियस सर। ऑफ, रेडियस ऑर्बिट क्या होती है, याद करो, एन स्क्वायर, n स्क्वायर बाय z इंटू स्क्वायर 0.529। नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा एक्चुअली, ये नहीं लिखना ना एन स्क्वायर, ये पूरा लिखना क्योंकि मास डिफरेंट है ना इसमें। हेलो, इसमें मास डिफरेंट है ना, सर और वो जेड भी डिफरेंट, आर तो म्यू जो जेड आएगा वो प्रीवियस जेड आर का एम म्यू बाय एन टाइम्स होगा। जेड एम पाई ई स्क्वायर, ये होता है ना। हेलो, ये फॉर्मूला होता है ना। सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर के एम जेड स्क्वायर। ठीक है, अरे ये फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, ये हाँ बताया सर। था ना। अब मेन चीज क्या है कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम के लिए, उसमें Z1 है और मास इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो आप लिख सकते हो उसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, एन भी आई नहीं आएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन जेड की जगह 1, मास की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पाई ई स्क्वायर। आएगा कि नहीं भाई, अरे आएगा। यस सर। अब इन दोनों को बैलेंस करो, जेड की जगह 3 लिखो और मास की जगह 208 लिखो, तो 208 इंटू 3 कितना हो गया, 624। कितना हो गया नीचे, अरे कितना हो गया भाई, यस सर। 624 हो गया ना ये। हेलो, और बाकी सब पोर्शन कैंसिल हो गया, देखो हो गया कि नहीं, यस सर। जल्दी बोलिए, यही आएगा ना शायद। हाँ, अरे यही आएगा कि नहीं आएगा भाई। यस सर। तो इससे एन अप्रोक्सीमेट शायद 25 आ रहा है ना, 625 का स्क्वायर, एन बराबर कितना आया, 25। 25। उन्होंने पूछा क्या है, एन बाई 5, तो एन बाई 5 का मतलब क्या होता है, 5, क्यों भाई, सर नहीं समझ में आया। अपन इसके अंदर रिड्यूस मास लेके कर सकते हैं क्या? रिड्यूस मास में इतना कम मास का डिफरेंस है, एम और एमई में 208 है, वो एम है, वो एमई है, तो 208 एमई और एमई में खास बात यह है कि बोर्स मॉडल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कितना आएगा यहाँ पर कितना आएगा, ऊपर आएगा एम प्लस एम, यानी हाँ 208 सर। प्लस 1 209 अपॉन 208, यही तो आएगा। इसमें यस अगर सर। सॉल्व करोगे
तो 209/208 ही तो आएगा, तो खास चेंज नहीं आएगा। यस नहीं सर, clear? बट परमिसिबल है ना करना? कर सकते हो, लेकिन फिर वो सॉल्विंग में प्रॉब्लम आ जाएगी तुम्हें। हाँ सर। ठीक है ना? 18वां नहीं हुआ क्या? यस सर। 18वां नहीं क्या हुआ? सर? सर हो गया। 18वां हुआ तुम लोगों से? शिवानी चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकती हो तुम। Yes. हो गया? शिवानी ने चैट सर बॉक्स में बस करा उसका रिप्लाई क्या? कंसेप्ट आज ही पढ़ लिया ना अपन ने, रेडबर्ग्स का बस उसने पूछा था। क्यों? हाँ ठीक है। क्यों शिवानी चैट बॉक्स पे कर दो रिप्लाई, क्योंकि आज मैंने जो कंसेप्ट बताया उसी पर बेस्ड है। रेडबर्ग में पूछा है वो, है ना? चलिए 20th क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? 20th उसने कहा है सर डाउट है। नहीं सर हो गया, हाँ ये हो गया था। ग्राफ लॉग बेस ई Rn/r1 बराबर लॉग दिस। अब बोर्स एटम में आप जानते हो कि Rn बराबर n² इंटू R1 होता है ना? हेलो, यस सर। यही होता है ना भी, n² टाइम्स ऑफ R1। Yes, sir. अगर मैं ln ले लू, लॉग ले लू, ln Rn/R1, नहीं समझ में आया, इसको नीचे ले गए लॉग ले लिया, क्या 2ln n लिख सकते हैं आप? लिख सकते कि नहीं? यस सर। तो भाई लिख सकते कि नहीं? और उन्होंने ग्राफ किस में पूछा है? Rn/R1, ln और ln n। तो सीधी बात है, स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर मैं y मान लू, इसको अगर मैं x मान लू, तो ये स्लोप हो गया 2। ये क्या हो गया? y = mx का फॉर्म है कि नहीं? यस सर। तो देखिएगा, इन केस ऑफ बोर्स एटम, सीधी बात है, ये ग्राफ जब आया जब बोर्स का आपने ये बोर्स का प्रिंसिपल लगाया, तो अगर ln Rn/R1 = 2ln n है, दैट इज कमिंग फ्रॉम बोर्स मॉडल, उसका स्लोप है 2। कितना है स्लोप? 2। सही है। कंसीडर द बोर्स एटम ग्राफ ऑफ दिस ln दिस हैज अ स्लोप ऑफ 2। इन केस ऑफ बोर्स एटम, यही वाला प्रिंसिपल लगा के ये रिजल्ट आया है, इसका मतलब ए करेक्ट। ठीक है। और 21st क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया, मैंने बता दिया कि n = n0 e की पावर -Δe अपॉन kT, बताया ना भैया? यस सर। तो सीधी बात है, उन्होंने कहा 21 में, इन अ हाइड्रोजन सैंपल एट रूम टेम्परेचर देयर विल बी अ फ्रैक्शन ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू e की पावर -400 आएगी, और नीचे जाके e की पावर +400 हो जाएगी, वो अप्रोक्सीमेट इंफिनिटी होगी। n की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी नो पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विल बी इन एक्साइटेड स्टेट इन दैट सैंपल। क्लियर हुआ? यस सर। अभी सॉल्व कराया ना ये, बिल्कुल सबसे पहले ये सॉल्व कराया ना मैंने। Yes, sir. तो उस फॉर्मूले को याद रखना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मैक्सवेल का डिस्ट्रीब्यूशन लग गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर, पैसेज में आ जाओ। पैसेज हो गया कि नहीं हुआ ये? हाँ सर पैसेज हो गया। क्यों भाई, पैसेज हुआ? Yes, sir. हो गया ना? दोनों पार्ट हो गए इसके। हाँ sir. यस सर। जवानी तुम्हारा रिप्लाई करो चैट बॉक्स में, ये प्रेजेंट हो कि नहीं हो तुम? आर यू प्रेजेंट और नॉट? एक्स रेज में, एक्स रेज पर आ जाओ। तो तुम लोग के तो 4 मई से पेपर हो गए। यस सर। ठीक है। सर जेई मेंस में कोई भी सिलेबस कट नहीं हुआ है। तो जरूरत क्या है, हमने सारे तो कराया है, कोई दिक्कत बोलना है? नहीं नहीं सर, वो उस दिन आप बोल रहे थे ना कि सिलेबस अभी तक आया नहीं है, तो सर वो मतलब ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया है कि कोई भी उसमें कट नहीं किया है। अरे वैसे भी मैं देख नहीं रहा था उसे, मैं तो सारे ही करा रहा हूँ, पूछ रहा था। हाँ सर। चलिए एक्स रेज में डाउट बोलो जाओ सब लोग, कौन कौन से हैं? सर एक सेकंड।
जल्दी बोलो आप लोग, सब लोग बोले, निकाल के रखा करो डाउट जल्दी जल्दी। सर क्वेश्चन नंबर 7। और तुम लोगों के किसी को और कोई डाउट नहीं है अभी? 7 और सर 15 एंड 14। बस यही डाउट है? हाँ सर। सर एक्चुअली और मैं मतलब मैं 17 तक ही कर पाया था। और तुम लोग के क्या डाउट है उसके बीच में? सर अभी पूरी करी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ तक करी है तुमने? कहाँ तक की है? सब तो 13 सब 15। 15 तक। तो यहाँ तक तो हो गए, 15 तक तो आ ही जाएंगे तुम लोग के डाउट जो होंगे। कौन कौन से डाउट थे 15 तक? 15 तक कौन कौन, इनमें से आ गए डाउट क्या? इनमें आ गए? शिवानी सर तुम्हारे 10th भी। 10th की। और कोई डाउट नहीं है? चलिए। अच्छा, उसने कहा के अल्फा वेवलेंथ फॉर मॉलिब्डेनम टारगेट इज 0.17 एंगस्ट्रॉम, देन वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन ऑफ कॉपर इज नियर। अब देखिएगा, के अल्फा के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट बी क्या 1 के बराबर होता है? होता कि नहीं? अरे होता है कि नहीं हाँ होता है? सर। अब और उन्होंने कहा है कि अल्फा लाइन फॉर मॉलिब्डेनम इज 0.17। वेवलेंथ दी है के अल्फा लाइन की, लैम्डा अल्फा दिया है। लैम्डा अल्फा कितना दिया है इसने? 0.17 है। अब आप जानते हैं कि अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस बी। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मोस्ले लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी? Yes, जल्दी बोलिए, अरे जल्दी बोलिए भाई, पढ़ा है ना ये? क्या फ्रीक्वेंसी को सी अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं? तो सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस बी का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर अल्फा yes sir. लिखेंगे, क्यों भाई? लिखेंगे यस सर। जल्दी यस बोलिए, सर। लिखेंगे नहीं? अब वो ये कह रहा है आपसे के अल्फा देन द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन फॉर द कॉपर इज नियर। अब के बीटा लाइन के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है? अरे किसके लिए कह रहा है अभी? के बीटा लाइन के लिए। ध्यान रखिए, के बीटा लाइन के लिए यहीं पर ए तो वैसे ही रहेगा और ए एंड बी। अब के बीटा में के अल्फा लाइन का मतलब क्या हुआ? कहां से कहां आया? ये है के, ये है एल, के बी। ये है एम। एल से के। यहां से ये आया, ये के अल्फा है, और यहां से यहां आया ये के बीटा है कि नहीं? के बीटा क्यों हाँ भाई? सर। अब के बीटा लाइन के लिए कितना होगा? अरे तुम लोग बताओ। सर 7। सी अपॉन मतलब इसको जेड को, किसके लिए था जेड? कौन सा वाला मेटल था? मोलिब्डेनम। हाँ मोलिब्डेनम। अरे ये मोलिब्डेनम था ना? हाँ अरे ये सर। मोलिब्डेनम था कि नहीं था? हेलो? yes sir. अब इसने मोलिब्डेनम के लिए के बीटा के लिए पूछा है क्या? किसके लिए पूछा है? किसके लिए पूछा है?
अरे किसके लिए पूछा है इसने? सर के अल्फा दिया है मॉलिब्डेनम का, लेकिन के बीटा पूछा है कॉपर का। हाँ तो के बीटा निकालना आसान नहीं है, इसने गलती करी होगी। इसने वही लैम्डा पूछा होगा, लेकिन किसके लिए पूछा होगा? क्योंकि बी निकालना आसान नहीं है बीटा के लिए, मैंने कल बताया था ना। सर के अल्फा के लिए तो आ गया था कॉपर का, वो अरे भैया, रेशियो बन रहा था। सुनो सुनो, उन्होंने गलती से लिख दिया है ये के बीटा लाइन फॉर कॉपर, उन्होंने के अल्फा लाइन ही पूछी होगी, क्योंकि बी निकालना बीटा के लिए इम्पॉसिबल, मतलब अब मैंने कल बताया था ना 2 स्टेप्स में आएगा ना ये, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की सिंगल वैल्यू नहीं आती इसमें। हेलो, हाँ सर। तो लैम्डा अल्फा ही पूछा है उसने, किसके लिए पूछा है? बस कॉपर के लिए। सर फिर नहीं समझ अल्फा में आ के लिए रहा तो हो गया था। है? बस ये गलती लिख दी उन्होंने, लैम्डा अल्फा और कॉपर के लिए पूछा है, सीयू के लिए। तो ए स्क्वायर एडिशन यस सर। जेड फॉर कॉपर माइनस बी का होल स्क्वायर, और बी की वैल्यू 1 होगी, और डिवाइड कर लो तो लैम्डा फॉर कॉपर अल्फा के लिए और लैम्डा फॉर मॉलिब्डेनम इक्वल टू आ जाएगा जेड फॉर मॉलिब्डेनम, ठीक है ना? हेलो, जेड फॉर मॉलिब्डेनम -1 का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ कॉपर -1 का स्क्वायर, ये आएगा। हाँ सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? हेलो, आ गया यस कि सर। नहीं? वो के बीटा गलत लिख दिया उसने गलती से। के हाँ सर, बीटा वही के समझ लिए, में नहीं आया कि के बीटा में फिर क्या के लेंगे बीटा क्वेश्चन के देखा लिए तो। स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना आसान नहीं है, मैंने कल बताया था। के बीटा के लिए ये फॉर्मूला लगता भी नहीं, वो तो हम बता देते हैं। हाँ, एल अल्फा के लिए निकाल सकते हो, यहां से यहां आया तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, एम से जब एल में आया तो एल अल्फा होगा, तो उस समय मैंने बताया था 9 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट करेंगे, तो उस समय इफेक्टिव चार्ज Z-9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। सिर्फ एक ही स्टेट का ट्रांजिशन इससे डिफाइन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, अ प्लॉट ऑफ अंडर रूट एफ वर्सेस जेड। ये तो सिंपल है, ये तो सीधा फॉर्मूला लगा दो ना, ये वाला अंडर रूट एफ, मैंने कल इसका बताया भी था। स्लोप कितना होगा? पॉजिटिव। स्लोप कितना होगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं? और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? नेगेटिव। अरे वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? हेलो, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? अरे जल्दी देखिए, जब तुम एफ को 0 लिखते हो, मेरी बात समझ में आ रही? एफ को अगर 0 लिखते हो तो जेड पॉजिटिव आएगा ना? मेरी आवाज समझ में आ रही है? तो एफ को अगर 0 लिखो तो जेड पॉजिटिव भी आएगा ना? इस ग्राफ में देख लो आप, जेड पॉजिटिव कहाँ है? जेड पॉजिटिव कहाँ है? और जेड को अगर 0 लिखते हैं, जेड को अगर 0 लिखते हैं तो एफ नेगेटिव आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं? हेलो, हेलो, हाँ तो यहां पर तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है भाई, है ना? क्यों भाई? सर डी वाला मैच कर रहा है। कौन सा वाला? सर डी वाला। क्यों डी वाला क्यों मैच कर रहा है? डी वाला कैसे मैच कर रहा है? डी वाले में z बराबर 0 लिखने पर अंडर रूट एफ पॉजिटिव आ रहा है, z बराबर 0 लिखने पर अंडर रूट, ये अंडर रूट एफ पॉजिटिव आ रहा है। आ सकता क्या? हाँ सर आ अंडर सकता है। रूट एफ तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। हाँ हाँ, अंडर रूट एफ हमेशा पॉजिटिव। ठीक, सॉरी, मैं मैथमेटिक्स का रूल है। ठीक ठीक ठीक। अगर z को मैं 0 लिखूं तो अंडर रूट एफ इक्वल टू माइनस ए बी होगा, तो अंडर रूट एफ चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो, तो ए जो माइनस ए बी है दैट शुड बी पॉजिटिव। हाँ, डी सही, डी सही है, बिल्कुल सही, सही है ना? हेलो, हेलो, यस सर। अरे समझ में आ रहा है? ये अंडर रूट एफ अगर मैं एफ स्क्वायर कर दूं तो ये कितना आएगा? एफ स्क्वायर वैसे कर लो ना, एफ स्क्वायर बराबर आएगा ए इंटू Z-B, और ये एफ स्क्वायर है, लेकिन यहां पर आप नेगेटिव ले सकते हैं, मॉड आएगा। क्या आएगा ये? क्या आएगा भाई? ये मॉड। तो इसका मतलब यस एफ सर। इज इक्वल टू अंडर रूट ए भी आएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का रूल है।
चलिए, और उसके बाद है क्वेश्चन, समझ में आ गया ये? सर हेलो, यस हाँ, क्वेश्चन नंबर है 14। 14 लिखता है, एन एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटिंग 50 किलोवोल्ट and 20 milliamperes. The target material of the tube has a mass of 1 kg and specific heat this much. 1% of supplied power is converted into X-rays. अब देखो, ये हमारी जो पावर है, कितने वोल्ट पर चल रही है ये? कितने वोल्ट पर चल रही है? 50 किलो वोल्ट पर, और 20 मिली एम्पियर करंट है। अब 20 मिली एम्पियर करंट है, यानी 20 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर करंट, और इसमें अगर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दिया जाए, अरे आई बराबर QT होता है ना? हेलो, हाँ सर। तो आपके इलेक्ट्रॉन जो रन कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो पर सेकंड पास कर रहे हैं, वो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हेलो, यस सर। आ जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर मैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूं और वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या उनकी काइनेटिक एनर्जी आ गई? क्या आ गई उनकी? हेलो, अरे मेरी बात समझ में आ रही है? 20 मिली एम्पियर करंट में I बराबर Q/T होता है ना? होता है हाँ कि नहीं सर। होता? अब अगर मैं T को 1 सेकंड लिख दूं और Q को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिख दूं, तो ये पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो कर रहे हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं, मान लो। अब वो इलेक्ट्रॉन जो निकले, उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये होगी। उन्होंने कहा इसका 1%, यानी इसका 1% का मतलब 1/100। 1/100 इसको जूल में बदलना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर वोल्टेज में 50 वोल्ट लिखना पड़ेगा, ये भी दिया है 50 किलो वोल्ट, यानी 50 इंटू 10 की पावर 3 करना पड़ेगा। 50 सर इंटू बोर्ड तो 10 की नीचे पावर सरका 3। दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो वोल्टेज है वो 50 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा, हालांकि वो कैंसिल ही हो जाएगा। उसका 1% यानी 1/100 इज कन्वर्टिंग इनटू एक्स-रेज, एंड एंटायर रिमेनिंग एनर्जी गोज इनटू हीट, यानी इसका 1% यानी 99% पार्ट इस टोटल एनर्जी का हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? अब रेट ऑफ राइज इन अच्छा। टेम्परेचर, तो पर सेकंड इतनी हीट कन्वर्ट हो रही, इतनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो जिस टारगेट पर जा रही है उसका मास, उसकी स्पेसिफिक हीट इनटू ये जो है पर सेकंड है, तो इसको लिख सकते हैं हम d थीटा अपॉन dt, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री से। क्या लिख सकते हैं सिर्फ? हेलो, अरे लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। तो इससे हमें d थीटा अपॉन dt निकालना है। स्पेसिफिक d है, मास ऑफ ब्लॉक दिया है, दिया कि नहीं दिया? अरे दिया कि नहीं दिया? यस अब सर। जो टोटल एनर्जी है, अगर हम, उसने पूछा है दूसरे पार्ट पे लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मिनिमम का मतलब ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी टोटल एनर्जी एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप जानते हैं कि लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू होगा Hc, क्यों भाई? जो टोटल एनर्जी है EV HC इज बाई इक्वल टू EV। Hc बाई लैम्डा, है ना? तो Hc बाई यस EV कर दो, Hc बाई EV। नहीं आया समझ में? यस अरे सर। आया कि नहीं? हेलो, आया कि नहीं आया अभी? अरे यस आया। सर लैम्डा मिनिमम अगर चाहिए, तो इसका मतलब कोई भी वो एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन की, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, पूरी की पूरी एक्स रेज में कन्वर्ट हो जाए। अगर वो पूरी एक्स रेज में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब उसका लैम्डा कट ऑफ है या लैम्डा मिनिमम है। A suitable target material must have high melting temperature, तो मैंने बताया था, हाँ ये बताया सर। था कि नहीं? और दूसरे में इसकी थर्मल कंडक्टिविटी स्मॉल होनी चाहिए या लार्ज होनी चाहिए, इतना बताओ मुझे। तो सर लार्ज होनी चाहिए इससे क्या होगा भाई? सर, जिससे जो हीट आएगी वो फ्लो कर जाएगी, वरना वो टेम्परेचर हाँ, रेज कर वरना देगी वो ना मेल्ट सर। हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है।
टारगेट मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो, जो पीछे वाटर फ्लो कर रहा है उसमें हीट इजीली ट्रांसफर हो जाए, यानी वो हमेशा वार्म ना होता रहे, क्योंकि बराबर अगर टेम्परेचर उसका बढ़ता रहा तो इट कैन कम ऑन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट्स कंडक्टिविटी शुड बी हाई। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। अरे भाई सबसे पूछने दो, आया कि नहीं? 15 वाला क्वेश्चन पूछा गया है, एन एक्स-रे ट्यूब इज ऑपरेटिंग एट 6.6 फ्लो वोल्ट इन द कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ द इमिटेड एक्स-रेज व्हिच इज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज विल बी मिसिंग। देखो अब 6.6 किलो वोल्ट पर ऑपरेट हो रही है। अब 6.6 किलो वोल्ट यानी लैम्डा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बोलो, HC बाई EV होगी कि नहीं? हाँ सर। इससे कम तो नहीं होगी? इससे कम होगी क्या? नहीं सर। और लैम्डा मिनिमम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इसको C अपॉन F मैक्स लिख सकते हैं क्या? तो F मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? EV अपॉन H आएगी? अरे आएगी कि नहीं? हाँ सर। अब इसको वैल्यू रखनी पड़ेगी। वोल्टेज कितना दिया है इसने? वोल्टेज दिया है 6.6 kV यानी 6600 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10 की पावर -34। कितना आ रहा सॉल्व करने पर? कितना आ रहा सॉल्व करने पर? ये आएगा सर एक सेकेंड। 1.6 ही बचेगा ना, तो 6.6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 की पावर 18 हर्ट्ज, यानी F की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और सारी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना, कि नहीं हाँ है? सर। यस क्यों भाई? देख लीजिए 10 की पावर कितना आ रहा है ये? 18। अब हाँ जैसे सर। 10 की पावर 18 है, प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा? अरे प्रेजेंट यस होगा सर। कि नहीं होगा? 1.5 इंटू 10 की पावर 18 प्रेजेंट होगा कि नहीं? प्रेजेंट अरे होगा। बिल्कुल होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर 18 से तो कम है ना वो। हाँ सर। और ये देखो 2 इंटू 10 की पावर 18, ये नहीं होगा। क्यों भाई? अरे ये यस मैक्सिमम सर। वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, ये मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है, तो जितनी भी लो फ्रीक्वेंसी होगी वो सब तो प्रेजेंट होगी, इससे ऊपर वाली थोड़ी होगी। एक्स रे जो निकलेगी उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी से ज्यादा थोड़ी हो जाएगी। नहीं आया समझ में? हाँ सर। यस सर आ गया। आ गया। तो सीधी बात है, इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली तो प्रेजेंट होंगी, इससे ज्यादा वाली प्रेजेंट नहीं होगी, मिसिंग होगी वो। ठीक है ना? यस सर। तो बाकी तुम लोगों ने नहीं करे ना? यस बाकी तुम लोगों ने नहीं करे ना? नहीं चलो सर। अब कुल 4-5 क्वेश्चन बचे हैं इसमें। कितने बचे हैं अभी? कितने बचे हैं? 4-5 बस। और सुनो, अब इसका आर्काइव भेजूंगा मैं आपके पास, एटॉमिक फिजिक्स का आर्काइव। ठीक है? यस सर। तो मेंस के आर्काइव है, इसमें 10 क्वेश्चन है, और एडवांस के आर्काइव में भी 14 क्वेश्चन है, तो दोनों एक साथ भेज दूंगा मैं। ठीक है? ठीक है? यस सर। यस सर। और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का और भेजना है मुझे, खत्म हो जाएगा ये ना। यस सर। ठीक है? हाँ। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और भेजेंगे। सर एक मैंने सर डीपीटी जो पर भेजी थी, 18th। अब इनको कर ले दो, कल बताऊंगा मैं। यस सर। नहीं सर, इसमें एक्चुअली यही प्रॉब्लम आ रही है कि 18th वाले में भी उन्होंने के बीटा दिया है। चलो देखता हूँ मैं उसको, कल देख लूंगा। सुनो, अब जैसे के बीटा है, अब सुनो के बीटा के लिए कैसे निकालते हैं। के बीटा को ध्यान से सुनना अच्छी तरह। अब के बीटा में जो एनर्जी आई, क्या के बीटा की एनर्जी, क्या एनर्जी ऑफ के बीटा
इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा प्लस एनर्जी ऑफ एल अल्फा। लिख सकते कि नहीं? अरे हाँ लिख सर, सकते कि नहीं लिख हाँ सकते? सर, हाँ सर। एनर्जी ऑफ के बीटा इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ के अल्फा मालूम है आपको? अच्छा, इसमें एक चीज कल मुझे याद दिला देना, के कैप्चर और पढ़ाना मुझे। क्या पढ़ाना है? हेलो, एक्स रेज में क्या पढ़ाना है मुझे? ये ठीक है। कैप्चर। हाँ, लिख लो, मुझे याद दिला देना कल, के कैप्चर। ठीक है, और कल मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जब भी Yes, sir. आपको के बीटा की वेवलेंथ निकालनी तो यहाँ एच सी अपॉन क्या लिख सकते हैं इसे हम? एच सी अपॉन बोलो। HC अरे upon एनर्जी ऑफ के अल्फा में कितना लिखेंगे? 2 से 1 में आया ये। yes sir. और एल अल्फा को क्या लिख सकते? 3 से 2 में आया ये। चल, Yes लिख सकते sir. कि नहीं? यस सर, तो बस 3 से 2 वाली एनर्जी और 2 से 1 वाली एनर्जी, इन दोनों एनर्जी का सम बराबर के बीटा की एनर्जी, इसको एच सी बाई लैम्डा कर देना, तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल सकते हो आप। निकाल सकते कि नहीं? Yes sir. यस ठीक है। और सुनो समृद्धि, सर, हेलो, और शिवानी, तुम भी तीनों ने सुनो, अगर 10:30 बजे आप बिल्कुल शार्प ज्वाइन नहीं कर सकते टाइम पर, तो मैं लेट कर दूं, क्योंकि मैं एक्चुअली 10:30 पे ठीक ओपन कर देता हूँ। हेलो हेलो हेलो, हाँ समृद्धि, और एक बात सुनो, ये नव्या रोज क्लास मिस कर रही है। अब तुम ही यूनिवर्सिटी में मीटिंग में? यस सर, हेलो, सर 2 हैं। हाँ, तो चलो ठीक है, मैं फोन करता हूँ। ठीक है, तुम एक बार कह देना, सर कह रहे थे कि 10:30 पे अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो। अरे यार शिवानी, हेलो, आप लोग 10:30 पर मीटिंग है तो 10:25 पर आप अपना सेटअप लगा दिया करो। इसका रीजन सर वो है, नव्या बहुत लेट सोती है तो इसलिए शायद उसको उठने में दिक्कत होती है। उठने में दिक्कत है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें निकल रही हैं जिसके लिए अपन पढ़ रहे हैं, जिसके लिए आप रात को तैयारी कर रहे हैं, रात को लेट उठ रहे हैं। तो या तो मुझे बता दो भाई टाइम क्या है ना? टाइम 10:30 पे 11 कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है ना? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, उससे कह दो क्या ना भैया, एक भी दिन मिस नहीं करो। मैं कई बार कह के परेशान हूँ। दूसरी बात क्या है, 10:30 का मतलब फिर 10:30 होता है। अगर 11 करेंगे स्टार्ट तो 11 का मतलब 11। ठीक है,